अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर एड्रेस किए जा रहे हैं। एक तरफ अदालती मामलात में कुछ मुकदमात फंसे हुए हैं अवाम के, जो कि ह्यूजली पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हैं चीज़ें। वो अभी कुछ मामलात ज़ेर समात हैं, कुछ मामलात पे अवाम खुश नहीं, लेकिन कुछ खुशखबरियाँ भी अभी लेटली से सुनने को मिली। जैसे बिजली के जो बिल्स थे उनमें जब होशरुबा इजाफा हुआ लेटली, तो पाकिस्तानी अवाम का बहुत ज़्यादा इस पर पुरजोर एहतजाज सड़कों पर हमें नज़र आया। घर घर की कहानी देखी जाए तो लोगों के बजट्स बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये वो वाली इन्फ्लेशन आई है और इस दफ़ा ऐसा झटका लगा है सबको कि ये सबको लगा है, अपर मिडिल क्लास और एलीट को भी ये धचका लगा है। तो सोचिए कि जिनकी 2 वक्त की रोटी ऑलरेडी मुश्किल से पूरी हो रही थी, उन पर क्या बीत रही होगी। 15 अरब रुपए तक का रिलीफ बिजली के बिल्स में देने की मंजूरी IMF ने अपेरेंटली दे दी है। और खुदा की शान कि 10 अरब रुपए से ज़ायद अगर मीडिया चैनल्स पर अपना मौक़िफ़ पैडल करवाने के लिए दिया जाए हुकूमत की जानिब से, जो कि गुज़िश्ता PDM हुकूमत ने बड़ी फ़राख दिली से उस वक्त जब एक तरफ मुल्क के दिवालिया होने के तज्ज़िये हो रहे थे, ख़तरात थे, उस वक्त माशाल्लाह इतनी फ़राख दिली से 1000 करोड़ रुपए जो हैं वो दान कर दिए गए मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को, और ख़ास तौर पे उनको जिन्होंने ऑब्वियसली उनकी लाइन टो की। जबकि दूसरी तरफ 15 अरब रुपए का जो रिलीफ IMF से दिलवाया तो वो IMF की मर्जी के मुताबिक जो है वो मिल रहा है। सो बात करते हैं जी 200 रुपए तक, 200 यूनिट्स तक की जिनकी बिजली का कंजम्पशन है, उनको किस बार अपने बिल्स अदा करने की भी सहूलत मैसर होगी। सो ये कितने घर इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और आगे आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी सूरत हाल क्या है, हमें इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन और माहिर मईशत जनाब इशफाक तोला साहब। तोला साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी बड़ी पोजीशंस आपने माजी में जो है वो होल्ड की हैं, और सबसे बड़ी पोजीशन आपकी मॉरल पोजीशन है जिसकी वजह से आप बिजनेस कम्युनिटी में यूर हाईली रिस्पेक्टेड माशाल्लाह। ये बताइए कि बिजनेस कम्युनिटी और जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, वो आने वाले दिनों में मौजूदा केयर टेकर सेटअप से क्या उम्मीद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिया। एक्चुअली देखें, उम्मीद इस वक्त क्या लगा के रखेंगे इस मरतबा, तो यही सिर्फ हम सोच रहे होते हैं कि सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन का शिकार है और हम पे दो धारी तलवार लटक रही है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की एक वजह जो बनती है, जो हम देखते हैं, वो ये बन रही थी कि एक रिसेशन आ रहा था और एक मैन मेड क्राइसिस था जो यूक्रेन वॉर की शक्ल में हम पे इम्पोज किया गया। और उसकी जो अगर आप उसकी रवानी में देखेंगे तो वो आज तक यूरोप, UK, अमेरिका हर कोई ग्रिप में है और रिसेशन के करीब करीब पहुंच गया है। और हर तरफ से अगर आप देखेंगे तो सदाएं यही आ रही हैं और चीखें भी निकल रही हैं। मगर हमारे यहाँ मसला ये हो गया है मलिया कि हमने सबसे बड़ा हमारा मसला था, एक तो ये इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइस की इंक्रीज की वजह से हम मारे गए। दूसरा, हमारी जो करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से हमें काफी इम्पैक्ट आया। डीवैल्यूएशन की बेसिक 2-3 वजूहत थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि हमने जब IMF से मुआहदा किया और जो 2021 का हमारा बजट था उसमें जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को प्रोजेक्ट किया था $8 अरब पे, वो कहीं $17.5 अरब पे गया। तो $9.5 अरब का जो डेफिसिट बढ़ा 2021-22 के बजट में, उसकी वजह से आज तक हमारी कमर टूटी हुई। हमें फिर इंपोर्ट बंद करनी पड़ी। IMF से हमने मुआहदा तोड़ के फिर हम दोबारा जोड़ने के लिए गए। तो जब हम जोड़ने के लिए गए तो उन्होंने अपनी शराइत को सख्त कर दिया, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि जो 27 फरवरी 2022 को हमारे साथ हुआ है उसकी कहीं नजीर नहीं मिलती। तो लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक जिसको मैं कहूंगा, वो वाला मुआहदे की हमारी। अब जब इसके बाद हम चलते गए तो मुतवातिर तौर पे जिसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, वो डोमिनो इफेक्ट हमें आता गया। और फिर वो हमें किस बात पे भी हमारी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब हम 9th रिव्यू का उनको कहते थे कि 9th रिव्यू आप कर लें और अब हमें ट्रांस दे दें अपनी, तो वो कहते नहीं जी हम 10th और 11th रिव्यू भी करेंगे। जब 10th और 11th रिव्यू की हम बात करते थे कि बजट के बाद होगा, तो उनका बजट के अहदाफ भी आप हमें दे दें। फिर बजट की जो प्रपोजल थी वो भी उन्होंने हमसे ले ली।
तो बिलाखिर हमें, वो कहते हैं ना जिसको मरता क्या ना करता, फिर आपको वो फायदा करना पड़ा जो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में था। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि शायद इसमें हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है फॉरेन कमिटमेंट्स में, मगर अब के इंटरेस्ट में ये कहीं नहीं था। मगर आज मैं इस बात को मेरा ख्याल है दाद तहसीन दूंगा कि जिस तरीके से इस डॉलर को, डॉलराइजेशन को रोका गया, जिस तरीके से ये एक्शन लिए गए हैं कि आप स्मगलिंग को कर्ब कर रहे हैं ईरान की बॉर्डर पे, अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, जिस तरीके से जखीरा अंदाजों के खिलाफ एक्शन जारी हो रहा है, जिस तरीके से करेंसी के होल्डर्स को पकड़ा गया है और जिस तरीके से ये करेंसी रिवर्सल आई है, तो मैं समझता हूं कि यही अगर तरीका रहा तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कुछ इसमें बहुत अच्छी हमें खुशखबरियां मिलेंगी। स्पेशली जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर एक ही बात देखता है, अगर आपकी करेंसी स्टेबल है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अगर आप करेंगे तो वो जरूर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तौला साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, इसहाक डार साहब हो, जिस तरह एक ही जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच हमने देखा कि बड़ी डिफरेंट थी डॉलर रेट के हवाले से। डार साहब पर मिफ्ता इस्माइल साहब, बाकी पार्टीज तो छोड़ें, मिफ्ता इस्माइल उनकी अपनी जमात के ही फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने 2017 और 18 के साल में इलेक्शन से पहले तक जब नून लीग की हुकूमत रही तो उन्होंने टेक ओवर किया था डार साहब के बाद, और अभी डार साहब से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे जब पीडीएम हुकूमत आई। वो ये कहते हैं कि डार साहब जिस मसनूई तरीके से डॉलर का रेट ज़बरदस्ती मेंटेन करते हैं तो उससे ओपन मार्केट का रेट और इंटर बैंक का डॉलर रेट में जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ़र्क था ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक डॉलर रेट का। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी जी, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता देता हूँ। मैं खुद 2013 वाली टीम में भी था जिसने डॉलर को बहुत क्लोजली वॉच किया था, और उस वक्त आपने IMF से सक्सेसफुल प्रोग्राम किया जिसकी तारीफ उस वक्त की MD क्रिस्टिना लगार्ड ने भी की। इस मर्तबा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और फिर अपने केस को आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोई 23 या 24 सितंबर को रिजाइन किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल, लंदन में बैठ के, और डार साहब की आने की इतलात थी। तो उस वक्त डॉलर का रेट था 238। तो डार साहब जब पाकिस्तान में पहुंचे भी नहीं थे, और मेरा ख्याल है जब उन्होंने ओहदा तो दूर की बात है, अभी तो उन्होंने कंट्रोल भी नहीं देखा था कि कहाँ होगा, तो उस वक्त डॉलर 238 से 212 रुपए पे आ गया था। तो ना डार साहब ने आके कोई कंट्रोल किया था, ना उन्होंने कोई भागदौड़ संभाली थी। इसलिए हो गया था कि वो उन सट्टेबाजों को फेयर था कि डार साहब के आने के बाद ये चीज कंट्रोल में आ जाएगी, और कंट्रोल में अगर आ गई तो उनकी जो होल्डिंग पावर है उसको कम से कम करना पड़ेगा। सही। मैं आपको इस बात की गवाही दे सकता हूँ, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम मेरे साथ मौजूद थे उस मीटिंग में, कि एक्सपोर्टर्स ने मुझसे मीटिंग की थी 2 जनवरी को। मैं आपको तारीख के साथ इसलिए बताता हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड पे मौजूद रहे और आप वेरीफाई कर लें। 2 जनवरी को एक्सपोर्टर्स मेरे साथ बैठे थे, अब तमा के चेयरमैन भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि जी 224 का डॉलर है, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, डार साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि 260 करते, बहुत सारे डॉलर आ जाएंगे। मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा जी आप ले आए प्रपोजल, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं मैं मंडे को खुलेगा मार्केट 260 में पांव पकड़ लेता हूं साग डार साहब के और पीएम साहब के, मगर सामने मुझे आप 5 अरब डॉलर की अपनी गारंटी दे देंगे आप लेके आएंगे। तो कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए आज मुझे एक बात बताएं, आज भी वही फर्क 30 से 35 रुपए में पहुंच गया था केयर टेकर के आने के बाद, और केयर टेकर के आने के बाद ये फर्क क्यों हुआ कम के आपने एक्शन लिया, आपने स्मगलरों पे, आपने होल्डर्स पे, आपने एक्सचेंज कंपनीज पे, हवाला हुंडी पे आपने कारी ज़र्ब लगाई। जब लेकिन तोला साहब तो ये आपकी एक्शन ओरिएंटेड थी। लेकिन तोला साहब ये भी तो बात है कि डार साहब के आने से पहले आपने बजा फरमाया, हमारे कई सहाफ़ी साथियों ने भी बड़ा इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया और खुश, हम सभी जाहिर है जब पाकिस्तान का फ़ायदा होगा तो हम सब खुश होंगे कि बड़ी अच्छी बात है 212 पे आ गया। लेकिन फिर उन्हीं डार साहब के वजीर खजाना होते होते डॉलर जो है वो 300 से जरा सा ही नीचे था कि जब वो गए हैं। तो ये भी आप इसको पे किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप जब मई की बात कर रहे हैं ना, तो IMF के प्रोग्राम में जब स्ट्रेच आ रहा था, क्योंकि IMF की टीम को आना था नवंबर में हमारे पास, IMF की टीम पहुंची है 21 जनवरी को। मसला यही था, हम कह रहे थे कि 9th रिव्यू पे आप हमें ट्रांस डिस्ट्रीब्यूट डिस्पर्स कर दें। वो कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी हम 10th और 11th
ट्रांच भी आपकी रिव्यू साथ करेंगे, इसके बाद देंगे। और इस पे अगर आपने देखा होगा, एक मशहूर जर्नलिस्ट है राणा शहबाज साहब, उनकी स्टोरी भी आ गई थी कि IMF ने अपने आपको चेंज किया, तो ये तो आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो उस वक्त जब ये सट्टेबाजों ने देखा, मैं इस बात पे कंसीड करूंगा आपके साथ कि उस वक्त ये एक्शन हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है। मगर उस वक्त ये था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब होती थी तो आप KPK में या कहीं पर भी किसी भी जगह कराची में जब आप एक्शन लेते थे तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल फोर्सेस आ जाती थी हमारे ऊपर। दूसरी बात ये थी कि IMF ने जब स्टबॉर्न एटीट्यूड दिखाया और हमने भी जब कहा कि जी हमारी भी लचक नहीं है, शायद हम डिफॉल्ट ना करते, मगर मजबूरी ये थी कि हमारे बाद एक केयर टेकर सेटअप में आना था और उनकी उनको हम कोई तकलीफ में नहीं ला सकते थे। तो मेरा ख्याल था ये विन विन था कि IMF का एग्रीमेंट हमने साइन किया। आप ये देख लें कि जिस दिन IMF का एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसकी अगर आपको कंफर्मेशन मिली थी तो उस वक्त ईद की छुट्टियां थी पाकिस्तान में जी, और 6 दिन की छुट्टियों के बाद तो 86 रुपए पे जो डॉलर क्लोज हुआ था इंटरबैंक में, जिस वक्त हमने ओपन किया था 4 जुलाई को, आपने देखा होगा वो 276 रुपए 40 पैसे पे खुला था, यानी 9 रुपए 60 पैसे का आपको नीचे डिस्काउंट फर्क आ गया। और इसके बाद ही मैंने कहा नहीं, और इसके बाद जब ये आप केयर टेकर सेटअप आया तो उस वक्त कुछ दिनों के लिए आपने देखा होगा बड़ी आपका कसमा पुरसी का आलम था आपके डॉलर मार्केट में। और जब वो डॉलर मार्केट बहुत हद से ज्यादा हुई और इदारे जब एक्शन में आए तो आज आप देख लें कुछ अरसे के लिए कल आपने देखा होगा इंटरबैंक ज्यादा था और ओपन मार्केट रेट वो कम था। बिल्कुल, ये भी बड़ी एक बिल्कुल मैं आपको इसको हम कहते हैं रिवर्स गोला, उसको हम अपने आम जबान में कहते हैं। अच्छा। मगर देखिए मैं आपको कहता हूँ कोई भी करे, मैं इस बात से कतई नजर कुछ भी नहीं कहूंगा। आप सिर्फ एक मिसाल ले लें कि 20 मई को जो आपकी रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग की, वो ये कहती है आपकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 240 से 245 है। तो उनको किसी ने नहीं कहा था, वो तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट थे। आप ये सोचे ना मलिहा कि जिस इकोनॉमी को PwC ने 2016 में कहा था कि जी 2030 में पाकिस्तान की मईशत G20 के अंदर होगी और कनाडा और इटली से ज्यादा आपकी मजबूत मईशत होगी, उस मईशत अचानक क्या हुआ? आपने CPEC क्यों बंद किया? मैं कहता हूं कि जो CPEC जिसने बंद किया और जो वजीरों ने जिन्होंने रिकॉर्ड पे बात की है उनको हमें एहतसाब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तोला साहब, CPEC भी और पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है, मतलब गजब खुदा का, ईरान कब का अपने हिस्से का काम कर चुका और पाकिस्तान अब 10 साल बाद आके बता रहा है 2013 से 2023 तक पाकिस्तान को भी कोई, यानी जो हमारे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग रहे मुख्तलिफ हुकूमतों में, उनको भी कोई खुदा का खौफ ना आया कि अब आके हम गालिबन फिर दूसरी जो आलमी ताकत अमेरिका है उसके प्रेशर में आके हम मना कर रहे हैं कि चूंकि ईरान पे अमेरिकी सैंक्शंस है तो हम नहीं कर सकते। तो आखिर में तोला साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसका फिर क्या हल है? ये तो फिर हम इसी तरह प्रेशर में आते रहेंगे। मलिया, मैं आपको दो चीजों पे मैं आपको बताऊंगा और मैं बड़े कैंडिड जवाब आपको दे देता हूं। आपको एक बात फोकस करनी पड़ेगी, जो अभी SIFC का जो काम है, ये मेरा ख्याल इससे आधे से ज्यादा चीजें मैं शौकत अजीज साहब को 2005 में दे के आया था। हमारे पास उस वक्त बहुत अच्छा मौका था, हम 3 या 4 दफा अपनी मईशत को टेक ऑफ करते हैं और फिर हम नोज डाइव ले जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त हम टैक्सिंग कर रहे हैं। SIFC की शक्ल में अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तो मैं नहीं समझता, और अगर हम अपने जो रेमिटेंसेज हैं उस पे अगर हम कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं उसको ठीक करें। कोई एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छे नहीं है, उनको हमने बहुत मराते दिए हैं। अगर वो नहीं लाना चाहते और वो जब धमकियां देते हैं, और अगर टैक्स रिफॉर्म्स अगर हम कर लें ना सही से, जिसकी रिपोर्ट मैंने तैयार की हुई है और वो रिपोर्ट मैंने केयर टेकर सेटअप में दे दी है। आपके तवज्जुह से मैं कहता हूँ, मीडिया के तवज्जुह से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आर्मी चीफ, वो आके प्रेजेंटेशन ले लें। हमें ओहदों की कोई जरूरत नहीं है। ये मुल्क बचेगा तो हमारे ओहदे भी बच जाएंगे। और ये मुल्क नहीं होगा तो सियासत बिजनेस कुछ नहीं चलेगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि टैक्स रिफॉर्म्स करें, 2.5 खरब से ऊपर हम इंशाल्लाह नए एवेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं जिसपे गरीब को बोझ नहीं पड़ेगा। और वो जब 2.5 खरब आप लेके आएंगे टैक्स सिस्टम में तो गरीबों को रिलीफ दे सकते। बिल्कुल सही। अच्छा तोला साहब, इससे पहले कि आपसे इजाजत चाहें, क्विकली आखिरी सवाल, अभी लेटली एक बड़ी शुगर माफिया स्कैंडल के हवाले से बड़ी बात चल रही है। हमारे सीनियर
कॉलीग हैं क्लासरा साहब, रऊफ क्लासरा, उन्होंने एक स्टोरी अनअर्थ की जिसमें साबिक सेक्रेटरी खुराक जनाब जमान वटू साहब ने बड़ा खुल के बताया कि 55-56 अरब रुपए का उन्होंने बताया कि जी ये खाया पिया है शुगर मिल्स मालिकान ने, और अब चूँकि उनका पोल खोल दिया तो उस पर उनको बरतरफ कर दिया गया अपने ओहदे से। वो पहले अच्छे भले वो सेक्रेटरी खुराक थे, अब वो साबिक हो गए हैं सिर्फ ये बात एक्सपोज करने के चक्कर में। आप सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है पर्टिनेंट लोगों में आपका शुमार होता है जिनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और अच्छी बात है आप केयर टेकर सेटअप को भी सजेस्ट करें चीज़ें। ये फरमाइएगा कि हम पर केजी जो शुगर मिल्स को कहते हैं कि चीनी जितनी आप प्रोड्यूस करेंगे हर किलो पे आपको 18 रुपए का टैक्स जो है सेल्स टैक्स अदा करना है, वो नहीं अदा करती उनकी अक्सरियत। अरबों रुपए इस वजह से वो खा पी जाते हैं और FBR बिल्कुल बेबसी से देख रहा होता है, चेयरमैन FBR तक इस हवाले से बेबस हैं। तो ये बताइए कि इसका क्या हल है? हमारा हमसाया मुल्क भारत तो सिर्फ 1 रुपये टैक्स चार्ज करता है पर केजी चीनी पे। ये तो नहीं है कि अब हम मशवरे दें कि लोग चीनी ना इस्तेमाल करें, इसका क्या हाल है आखिर में, ये अगर आप बता सकें। देखिए, इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक हल मौजूद था ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम का। इसमें मुख्तलिफ मिलों पे हमने मेरा ख्याल लगी हुई है और मजीद आपको लगाने की जरूरत है। ठीक है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब देखें इंटरनेशनल प्राइस है, अगर फर्ज करें इंटरनेशनल प्राइस आज अगर $730, कल $733 पे क्लोज हुई थी मार्केट, ठीक है, और अगर उसके हिसाब से मैं देखूं, अगर फर्ज करें 200 रुपए की किलो बनती है चीनी, और अगर आप यहाँ पर 140 रुपए की बेचेंगे और आपके पड़ोसियों के पास 200 रुपए की चीनी होगी तो स्मगलिंग तो होगी। आपको देखें, कोई भी गलत करता है, चाहे स्मगलर है या मिल ओनर है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और फिर बिला यानी कि तफरीक आपको उन पे एक एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो टैक्स रिफॉर्म्स की हमारी रिपोर्ट लिखी हुई है उसमें इन सब चीजों का तदारुक है। इन सब चीजों पे हमने लिखा है कि किस तरीके से इन मामलात को ठीक करें, किस तरीके से अपने ऑटोमेशन को ठीक करें। तो मैं ये समझता हूँ आपको इंटरनेशनल प्राइस के करीब करीब लाना पड़ेगा चीजों को, बिल्कुल, और आप दुनिया से अलग नहीं हो सकते। ये जो कल्चर है ना, आपको ये सपोर्ट प्राइस के, ये अब खत्म करने पड़ेंगे। ये मेरा ख्याल है वायबल नहीं है ये चीजें, और ये कोई भी मईशत में नहीं होता। इंडिया की मईशत में जरूर है, बट इंडिया में बहुत ईमानदारी से होता है। इंडिया जब एक्सपोर्ट पे बैन लगाता है तो बैन लगा देता है, मगर हमारे यहाँ पर ये आपको मैं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि 8.8 मिलियन टन की मैट्रिक टन की आपकी जब चीनी की प्रोडक्शन थी तो सिर्फ 2.5 लाख टन आपने एक्सपोर्ट की है। वो तो 3% बनने है सिर्फ। तो 3% बनने के बाद मलिया अगर बाकी 97% कहाँ गई? इससे ज्यादा कहीं 5% ज्यादा तो ये स्मगल हो चुकी है। और आपके मुल्क में आप सरहदों की हिफाजत नहीं कर सक रहे। 2400 किलोमीटर का सफर आप अपना ये तय करने में, और जिस तरीके से यहाँ से स्मगलिंग हो जाती है, तो हमारे इतने वॉच डॉग बैठे हुए हैं, हमारे इतने कंट्रोल थे, वो कहाँ गए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से अपने अज़्म का इजहार किया है कि स्मगलिंग जो है उसको ख़त्म किया जाए। इशफाक तौला साहब, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इशफाक तौला साहब का इंसाइटफुल एनालिसिस सुना। यकीन स्मगलिंग तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, लेकिन टैक्स इवेजन भी एक बहुत बड़ा मसला है। जब बड़े बड़े मिल ओनर्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं, जिन पर जो अरबों रुपए कमाते हैं, तो करोड़ों रुपए के टैक्स भी तो उनके वाजिबुल अदा है ना, जो उनको हमारे इदारे बेचारे इतनी, यानी मुझे तो सही बात है कभी कभी अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी आई फील बैड फॉर देम कि ये पैसा और ताकत और ये जो पावर का एक नशा है, जो मुख्तलिफ लोग बार बार वो म्यूज़िकल चेयर वाली हम बचपन में जो गेम खेलते थे कि कभी किसी के पास कुर्सी आ गई तो कभी किसी के पास आ गई, और फिर ऑब्वियसली अवाम ब्यूरोक्रेट से भी सवाल करती है। सो क्या किया जाए? वही लोग बार बार इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, एक दूसरे को नवाजते हैं और अपने लिए खुद ही बड़ी कन्वीनियंटली तमाम तर लेजिस्लेशंस करके चलते बनते हैं, और अगली दफ़ा फिर उसी मासूम चेहरे के साथ वोट मांगने के लिए अवाम के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा वोट मांगना हो गया है बहुत मुश्किल। अगले सेगमेंट में बात करेंगे जी। फजलुर रहमान साहब ने अपनी ही बात की नफ़ी कर दी है कल, जो बात वो 1.5 साल पहले बहुत फ़ख्र से, बड़े जोम से कहा करते थे। आज फजलुर रहमान साहब अपनी 1.5 साल पहले कही हुई बात के बिल्कुल मुखालिफ बात कर रहे हैं, और सारे का सारा ज़िम्मा जो है वो उन पर डाल रहे हैं जिनके साथ कभी वो कल बैठते थे, और इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो उनकी कुर्सी से हटाने के लिए
शीरो शक्कर थे जिनके साथ, आज उन पर सारे का सारा मलबा गिर रहा है। इस पर बात करेंगे जी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। आज से 1.5 साल कबल जो पीडीएम जमातें बहुत फ़ख्र से और बड़ी खुशी से ऐलान करती थीं और कहती थीं कि हमने मिलकर देखो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया है, अब वो खुशी, वो एक्साइटमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट बरकरार नहीं रह सका। फजलुर रहमान साहब आज से 1.5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, उस वक्त वो क्या कहा करते थे और कैसे क्रेडिट लेते थे उस सारी मूवमेंट के कामयाब होने का? लेट्स वॉच। अपने दावे में सच्चे साबित हुए हैं और आज बिल इत्तेफाक तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं और उस वक्त बाकायदा क्रेडिट लिया जाता था कि हम मिलकर कर रहे हैं और सेम पेज पर हैं। और उस वक्त जब सिंध हाउस वाला वाकया हुआ, जो कुछ भी सामने चीज़ें आती रहीं, जितने भी झोल सामने आए, उस पर बाकायदा उसको डिफेंड किया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब वो सारे रिजीम चेंज वाला मामला हो गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, तो पाकिस्तानी अवाम की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट इमरान खान के साथ नजर आई। सूरत हाल तो ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि चूंकि मीडिया पर ऑब्वियसली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एंटी इमरान खान नैरेटिव देखने को मिलता रहा, इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान भी इसको कुछ हद तक आप जस्टिफाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार के लिए अवाम ने वोट नहीं किया था। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान को वोट नहीं दिया था, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे, हफीज़ शेख हो या शौकत तरीन हो, ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी दौर में गुज़श्ता अदवार में रह चुके हैं और आजमाए जा चुके हैं। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था एक अच्छी टीम के लिए कि वो एक बेहतर टीम लेकर आएंगे और वो आवाम का ट्रस्ट जीतेंगे। तो मीडिया की खैर, और भी अब मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया है कि 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद जो इश्तिहारात बताया जा रहा है और अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के खुद लोग बता रहे हैं सारी तफसीलात कि किस तरह से पीडीएम हुकूमत के दौरान मीडिया को नवाजा गया, मखसूस चैनल्स को, सिर्फ इसलिए कि वो पीडीएम के बयानिए को पेडल करें और उनके सियासी मुखालिफिन को फेंटी लगाएं, जो कि एक ही सियासी मुखालिफ प्रेडोमिनेंटली उनका रहा। लेकिन इमरान खान दौर में भी मीडिया की अक्सरियत इमरान खान के खिलाफ इस वजह से रही कि वो मीडिया फ्रेंडली उस तरह से नहीं थे और बड़ा एतराज़ भी होता था उनकी हुकूमत पर। लेकिन आज ये क्या हो गया कि वही फजलुर रहमान साहब जो कल तक क्रेडिट लेते थे और जाहिर है कि जितना महंगाई का शोर हम 1.5 साल पहले सुनते थे, उस पर यह उम्मीद की जा रही थी कि आते ही पीडीएम हुकूमत को बड़ी रिफॉर्म्स करेगी, को बड़ी मैसिव ऐसे स्टेप्स लेगी कि जिससे पाकिस्तानी अवाम की मईशत के जो लिहाज से बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। लेकिन हुआ क्या कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और ये सिर्फ अवाम के साथ नहीं हुआ, इनके साथ खुद भी हो गया। इनका ख्याल था कि हम आएंगे तो क्या क्या कुछ ना हो जाएगा, लेकिन उल्टा काम हो गया और इमरान खान की सपोर्ट कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। आज एज वी स्पीक फजलुर रहमान साहब बड़े इस चीज़ पर अब अफसरदा नजर आते हैं और वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं पीपल्स पार्टी को। वो कहते हैं कि रिजीम चेंज वाला सारा मामला, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम तो इसके हक में ही नहीं थे, हम तो ऐलान ही नहीं चाहते थे और ये सारा किया धरा पीपल्स पार्टी का है। तो हमने फिर अपने स्टूडियोज़ में बुला लिया है जी पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन जनाब बहरामंद तंगी, सेनेटर बहरामंद खान तंगी साहब को, जो कि हमें जो फजलुर रहमान साहब ने चार्जशीट रखी है इन पर उसके जवाब देंगे। और साथ साथ हमें सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून जनाब अहमद पनसोडा साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी तंगी साहब आपसे। बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आ गई है थोड़े थे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिहा देखिए, अवाम बिल्कुल बाशूर भी हैं और वो याद रखते हैं कि
पाकिस्तान में कौन सा पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे स्टैंड लेते हैं? सही, अल्लाह का शुक्र है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त जो स्टैंड लिया था जब फजलुर रहमान साहब ने पहले साल लॉकडाउन का फैसला करके इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में फैसला करते हैं, तारीख देते हैं, डेट देते हैं, लिहाजा हम आपका साथ नहीं दे रहे। और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब नाकाम हो गए और वापस चले गए। तो ये एक पॉलिटिकल विजन था। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसला किया कि हम सीनेट इलेक्शन में और ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको कन्विंस किया कि नहीं, हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, हम रिज़ाइन नहीं देंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और नतीजा ये हुआ कि सीनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के सेनेटर, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आ गए अपर ऐवान बाला में, और ज़िमनी इलेक्शन जितने हो गए पूरे मुल्क में वो अपोजिशन जमातों ने जीत ली। हमने मैदान खुला नहीं छोड़ा। फिर ये हुआ कि जब आदम एतमाद का वक्त आ गया तो पीपल्स पार्टी हमेशा समझती है कि हाउस के अंदर तब्दीली हो, जमहूरी तरीके से तब्दीली हो, न कि लॉकडाउन के जरिए, न कि कुछ और तरीके से। एक गैर जमहूरी तरीके से हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था। और जब आदम एतमाद आ गया, उन जमातों ने, जिन जमातों ने इमरान को सपोर्ट करके वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया, उन जमातों ने अपोजिशन को सपोर्ट किया। और हमारे ऊपर चार्जेस लगे कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेनेट हाउस में मंडी लगाई थी। जब अपोजिशन आदम एतमाद का दिन आ गया तो साबित हुआ कि किसी पीटीआई के एमएनए ने अपोजिशन को वोट नहीं दिया, बल्कि उन जमातों ने वोट दिया जिन जमातों ने उनको सपोर्ट किया था। तो आपके अपने मुस्तफा नवाज खोखर जब छोड़ के गए तो जाते जाते उन्होंने ये बात कह दी कि कुछ तो गुड़ कहीं और से डला था, लेकिन मेन काम हमने खुद ही किया था, ये जो सिंध हाउस में जो कुछ। देखिए, उनको क्लियर बताना चाहती है कौम को कि कौन से एमएनए ने वोट दिया था अपोजिशन को और कौन सी जमातों ने उसको अपोजिशन को वोट दिया। तो मेरे ख्याल में मुस्तफा खोखर मेरे भाई थे और भाई हैं अभी भी, लेकिन बात करनी चाहिए क्लियर कि एक एमएनए का नाम बताएं मुस्तफा खोखर साहब कि उसने अपोजिशन को वोट दिया था। नहीं, लेकिन जमातों ने दिया था और उनका हक बनता था कि हमने जिस मकसद के लिए इमरान को सपोर्ट किया, अभी वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। अभी मैं आता हूं फजलुर रहमान साहब की तरफ। अगर फजलुर रहमान साहब समझते हैं कि आदम एतमाद का फैसला था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो मुझे अभी भी फखर है। हाँ, मैंने हाउस के अंदर तब्दीली लाई है, मैंने एक जमहूरी तरीके से इमरान को ख़त्म किया था, मैंने अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड से इमरान का रास्ता नहीं रोका था, लेकिन इमरान का जो रोल था वो दुनिया पे वाज़ेह हुआ कि वो पार्लियामान से भाग गया और उसने मुल्क और अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क साजिशें शुरू की। जो वो तसलसल हैं आज तक महंगाई का, सब चीज़ों का, ये वो तसलसल है जो इमरान के फाइनेंस मिनिस्टर, सूबाई फाइनेंस मिनिस्टरों ने IMF को हथ लिखा, साजिशें की दुनिया में, पाकिस्तान में। फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि उल्टा जो उनकी कल जो गुफ्तगू सामने आ रही है उसका मतलब ये है कि रिजीम चेंज, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इसमें इमरान खान हुकूमत गई, वो कहते हैं ये प्लान हमारा था ही नहीं, पीपल्स पार्टी का था, और आप देखें कि इससे उल्टा इमरान खान को ही सियासी तौर पे फायदा हो गया। देखिए मेरी बात सुने, हमने कभी भी सियासत के लिए नहीं सोचा है। हम सोचते हैं मुल्क के लिए, इदारों के लिए और मुल्क के डिग्निटी और इमेज के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 16 महीने एज ए फॉरेन मिनिस्टर काम किया मियाँ साहब के साथ। सही। मेरे चेयरमैन ने कभी नहीं सोचा कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ साहब है उनको क्रेडिट जाएगा। मेरे चेयरमैन ने पहली विजिट में अमेरिका में जब चले गए थे तो वहां पे मेरे चेयरमैन से पूछा कि आप क्या समझते हैं इमरान की विजिट को रशिया, तो उसने कहा आई डिपेंड एज ए प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज ए पीटीआई चेयरमैन। तो ये वो मैसेज था दुनिया चिक चली गई। ये बहुत जबरदस्त उनका होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज ए 16 मंथ्स एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने मियाँ साहब के साथ काम जरूर किया, लेकिन मुल्क के लिए, इदारों के लिए और पार्टी को छोड़ा था। हम गिले भी कर रहे थे, शिकवे भी कर रहे थे, लेकिन उसने अपना फर्ज अदा किया। मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरा सवाल है कि आपके पास डिप्टी स्पीकरशिप, हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, मजहबी उमूर मिनिस्ट्री, सिपरान मिनिस्ट्री, तो आप ये जो 5 मिनिस्ट्री के साथ खेलते थे और खुशियां मना रहे थे, ये तो उस फैसले की वजह से, जिस फैसले की वजह से आपने इमरान की हुकूमत खत्म की। अभी हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते।
बिल्कुल इस वक्त महंगाई है, लेकिन इस महंगाई का जो जिम्मेदार है, जो काला चेहरा है, वो इमरान का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। देखिए, आपको आपके मुल्क में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो वो तो कहते हैं स्टेबिलिटी थी, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, आप लोगों ने वोट नो कॉन्फिडेंस से इंस्टेबिलिटी ले आए। तो क्या मतलब कि क्या जब आप महसूस करते हैं कि मेरे पास अक्सरियत है इस चैनल में, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप इलेक्शन लड़ें। अच्छा ये बताएं, ठीक हो गया, अब ये बताइए, चलें अहमद पनसोटा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर मैं ज़रा इलेक्शन पे भी आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि अभी बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टांस है पीपल्स पार्टी का कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। पनसोटा साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि इलेक्शन आपको 90 दिन के अंदर अंदर होता नज़र आ रहा है, और दूसरा अहम सवाल ये कि आज सदर पाकिस्तान की सर्विस का बतौर सदर आखिरी दिन है आरिफ अलवी साहब का। वो तो अलग बात है कि अभी चूंकि इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं, सूबाई हुकूमतें और वफाकी असम्बली ये अपनी देर नॉट इन प्लेस, वो डिज़ोल्व हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली उनको कुछ देर रहना पड़ेगा। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? क्या सदर साहब आईनी तौर पर बाउंड हैं कि वो तारीख देकर जाएं, या उनका प्रेरोगेटिव है दें या ना दें? सदर साहब का इख्तियार टू गिव अ डेट फॉर इलेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एनीथिंग। वो आर्टिकल 45 की रूल में उनके पास पावर मौजूद है, और वो पाकिस्तान के बाकी तमाम कवानीन, जिसमें इलेक्शंस एक्ट है, जिसमें पाकिस्तान के बाकी कवानीन मौजूद हैं, उनसे इंडिपेंडेंट और मुबर्रर। अब वो पावर वो एक्सरसाइज करें या ना करें, उनकी ऑफ कोर्स अपनी मर्जी है, बट उसकी बंदिश आर्टिकल 224 रेड विद अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है कि विद इन 90 डेज। तो अगर सदर साहब इस डेट को नहीं देते तो वो खुद भी आई थिंक इनहराफ करेंगे आइन से, बिकॉज ये उनके पास पावर मौजूद है जिसको एक्सरसाइज करके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को बचा सकते हैं। सदर साहब जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जो बड़ी क्लियरली कहती है कि सदर का ये इख्तियार है, और ये जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट जो की गई है उससे सदर को ब्रिज नहीं की जा सकती उसकी पावर्स, बिकॉज इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। मतलब दूसरा, चाहिए ऑफ कोर्स उनका शुड ही, और आई मीन इज इट अ बाइंडिंग, ये कोई बाउंड है वो करने के लिए, आप ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली? या करें तो अच्छी बात है, ना करें तो फिर अगर आइन से इनराफ हो जाता है तो फिर तो आर्टिकल 6 वाला मामला नहीं हो सकता? नहीं, आर्टिकल 6 जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्टेड इश्यू। देखें, ये उनकी ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ही हैज टू एक्सरसाइज। अगर वो नहीं करते तो बेसिकली एक आईनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से कासिर रहेंगे। आर्टिकल 6 जो है उसके ऊपर हाई कोर्ट में और परवेज मुशर्रफ जजमेंट में ये क्लियर हो गया है कि जहां आइन की सबवर्जन है, आइन को आप सस्पेंड करते हैं, या वो जो कि बेसिकली कोई डिक्टेटर या वो ही कर सकता है, तो उस केस में आर्टिकल 6 इन्वोक होगा। वैसे अगर आइनी वायलेशन है उसके लिए ऑफ कोर्स अदर प्रोसेस मौजूद, मेरा नहीं ख्याल वो आर्टिकल केस बनता है। ये बड़ी क्लैरिटी आ गई हुई है इसमें हाई कोर्ट की परवेज मुशर्रफ जजमेंट के बाद। बिल्कुल सही। उसके बाद इनका चूंकि आखिरी दिन था आज इन ऑफिस, बट बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। लेकिन इनका इस वक्त जो ये रोल है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि 90 डेज की डेट आ जाए, क्योंकि आज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि अगर डेट आएगी तो उसको हम लेटर इन स्पिरिट में फॉलो करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा तो उसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। तो उनको जजमेंट की जरूरत है, ये डेट दे दो। पनसोटा साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आज हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने दोबारा से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, उनका अगला हफ्ता अब आखिरी हफ्ता है सर्विस का एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको दोबारा से तनकीद का निशाना बनाया, और बार बार उनकी सास का हवाला दिया जाता है बड़ा एक अजीब से तरीके से। हालांकि ये तो इस्टेब्लिश नहीं हो चुका कि किसी की प्राइवेट फ़ोन कॉल को इस तरह से टैप करना और फिर उसको यूज़ करने की मिसयूज़ करना, बल्कि और अगर तो वो किसी अगर फ़र्ज़ किया उमर अता बंदियाल साहब से ही बात कर रही हों कि उनके दामाद हैं और ये कह रही हों कि आप इसको ये सज़ा दें और इसके हक़ में फैसला करें, इसके खिलाफ ये करें, और वो कहते हो कि हाँ मैं ऐसे करूँगा, फिर तो चले बिल्कुल एक बड़ा सीरियस केस बनता है। जिस तरह जस्टिस मलिक कयूम मरहूम की कॉल लीक हो गई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? और आज जो फैसला आया, आज एक और जुमे का दिन था और ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से जो फैसला आया, इस सारी चीज़ को आप इस तनाजुर में कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं जो आज ऑडियो लीक्स का डिसीजन आया, पहले उस पर आपको कहना चाहूंगा कि वो मेरी तरफ से जुडिशरी की तरफ से एक चार्जशीट है अगेंस्ट दी एक्स फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियंस जो कि बिला जिसे कहते हैं जवाज तनकीद करते रहे हैं पाकिस्तान की जुडिशरी पे। सेकेंडली, एक जजेस के बारे में कहा जाता है कि दे स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जजमेंट से ही बात की, उन्होंने वो कंटेम्प्ट की पावर एक्सरसाइज नहीं की, जो कि ऑफ कोर्स
उनका हक था वो कर सकते थे, पर नहीं किया गया। अलबत्ता उन्होंने हर चीज का जवाब अपनी जजमेंट में दिया, जिसमें उन्होंने इनके कॉन्डक्ट को डिस्कस किया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कशन में लाया गया, फिर ये बताया गया कि किस तरह एक कंसर्टेड एफर्ट था टू हिंडर देयर परफॉर्मेंस, फिर अपने पसंद के जजेस को निकलवाना। ये सब चीजें आज डिस्कस होगी और ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये किसी टाइम पर भी दिस विल हॉन्ट द पीडीएमर्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, अगर ये किसी टाइम पर इफ इट इज टेकन अप। उसके अलावा मरियम साहबा बात कर रही हैं अबाउट दी आउटगोइंग चीफ जस्टिस, ये मुनासिब अमल नहीं है। जजेस के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इख्तियार नहीं है, या मेरी तरह या जब आपके दूसरे फाजिल मेहमान उनकी तरह प्रोग्राम्स में आके बात करने का मौका नहीं उनको मिलता, या वो जजमेंट लिख सकते हैं या वो अपने अदालत में जो भी कमेंट करते हैं। तो इस किस्म की सीरियस एलिगेशंस लगाना और फिर ऐसी एलिगेशन लगाना जिसकी कानून में कोई सब्सटेंशिएशन है ही नहीं, बिकॉज कानून बड़ा क्लियर है कि किसी की ऑडियो कॉल आप उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका सोर्स मौजूद नहीं है। आपके प्रोग्राम में बड़ी तफसील से उस पर बात हुई है, उसके बावजूद ये काम करके उनको आप इस तरह करना, आई थिंक ये बड़ा गैर मुनासिब अमल है। कोई भी चीफ जस्टिस हो, मैं कहूंगा कि ये 16 के बाद भी ये काम ट्राई करके देखिए, इनको लग पता जाएगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा एक गलत बनाया जा रहा है वो इनकमिंग चीफ जस्टिस, वो भी इंशाल्लाह कानून और आइन की पासदारी करेंगे। और मुझे तो लगता है काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जो चूंकि उनको इन्होंने इतना ज्यादा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि अब उनको वो आइन के साथ खड़े होकर बड़ा ठीक ठाक तरीके से बताएंगे। तंगी साहब, अब इस सेगमेंट के हम तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि ये क्या बात है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपके बड़े माजी में ठीक है बहुत बड़े हरीफ रही है नून लीग आपकी, लेकिन अभी तो बड़े शीरो शकर रहे हैं आप लोग। ये क्या बात हुई कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग अगर उड़ा दें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट जाए तो वो मीठे हैं। डस्का इलेक्शन में 14 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल मांगे नून लीग, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब पूरे हल्के का NA-75 का रीपोल दे दें, तब वो ठीक है। सेनेट में इमरान खान कहें कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड से मामलात देखे जाएं, वोटिंग हो, लेकिन उसके खिलाफ फैसला दे दें, और पीपल्स पार्टी नून लीग फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ की जीत हो जाए उमरता बंदियाल साहब के फैसले के ज़रिए, वो ठीक है। लेकिन अब आके जिस फैसले पे पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं हो रहा नून लीग को, इस तरह की गुफ्तगू को आप पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरीहा, मैं समझता हूँ कि हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर को भी बर्दाश्त किया है, और इदारों की टकराव और इदारों पे हमला आवर पीपल्स पार्टी की शान नहीं है, लेकिन जजमेंट पे बात करना हमारा हक है। मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बातें भी की, मैं भी आपके सामने एक चीज़ रखता हूं कि जब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में वहाँ हुकूमत बन रही थी और 17-20 MPs की जी जब उसने वोट डाला, तो क्या आपने कभी जिंदगी में सुना है, सोचा है, देखा है कि उनको वोट को भी काउंट न करे और उनको डिस्क्वालीफाई भी करे? अगर आप उनको डिस्क्वालीफाई करते तो आप वोट पे करते हैं, तो जब वोट उनको काउंट नहीं करते तो डिस्क्वालिफिकेशन कहां से आ गई? ये मुझे बताएं कहां से सिलसिला शुरू हुआ? उसी केस से सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक आप और मैं भुगत रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इदारे ऐसे फैसले करें कि किसी को उंगली उठने की नौबत ना आए। अभी मुझे ये बताएं कि अगर मैं, अल्लाह न करे, हम देखिए सुप्रीम कोर्ट के इदारे पे अगर हम उंगली उठाना शुरू करें तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो तो दिया है ना, अभी फजलुर रहमान साहब ने दिया है। मैं अपनी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, और मैं जिम्मेदार हूं अपने जात के और अपनी पार्टी की लीडरशिप की, मैं इस चीज की जिम्मेदार हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक तरफ कुछ करे, जजेस पे को गालियां मिले, इलेक्शन कमिश्नर को गालियां मिले, उनको धमकियां मिले, और फिर दूसरी तरफ अगर किसी पार्टी का हो जाए तो उनके लिए तो आप बेतौकीरी है, बेइज्जती है, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं है, तो फिर तो बातें तो होगी, सवालात तो पूछेंगे लोग, और जवाबात किसी के पास नहीं है। मैं समझता हूं कि देखें, इदारों की टकराव, इदारों पे उंगली उठाना, इदारों को उस वक्त तक ये सब चीज़ें मुमकिन है जब इदारे अपने मैंडेट में काम करें। उस दिन मैं टॉक शो में बैठा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे भाई ने कहा कि उनको इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। इलेक्शन का ऐलान करना और इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। क्यों हम दो इदारों को टकराते हैं? मैंने उसी टॉक शो में कहा
कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि ये अपना लेटर वापस ले ले, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों लीडरशिप को बुलाया है मीटिंग के लिए, ताकि एक पिच पे आ जाए, कंसेंसस डेवलप करे और इलेक्शन का ऐलान हो। ठीक है, नहीं किया, दूसरी इलेक्शन कमिश्नर नहीं आया। तो ये मुझे बताएं कि ये प्रेसिडेंट हाउस जो है, अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रेसिडेंट साहब के बुलाने पे न जाना और अमरीकी सफीर से मुलाकात के लिए वक्त होना, ये आप इसको दुरुस्त समझते देखिए, हैं? अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे बात हो और वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कहे कि आए मेरे सामने इलेक्शन का अनाउंसमेंट करे, ये दो अलग चीजें हैं। नहीं, उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया। मुशावरत के लिए क्यों बुलाया? उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि इलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट मेरी जिम्मेदारी है, और अभी मैंने तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप को बुलाया है, उनसे मुलाकातें मैंने शुरू करनी है कल से। तो मैं समझता हूं कि अगर ये लेटर वापस लेता या लेटर न लिखता तो ये नौबत न होती। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया है, आप मुझे मलिहा बताएं, उस ट्वीट से आपकी पूरी दुनिया में क्या इज्जत रह गई है, इस सीट की क्या इज्जत रह गई? तो हमें सोचना चाहिए। दो मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती है ना इस पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप एंकर हैं तो इस पे दो आरा नहीं है। आप नहीं, एंकर के लिए तो हर तरह की आरा है ना जी। आप एंकर हैं, इस पे दो आरा नहीं, आप पार्टिसिपेंट नहीं है। तो अगर जो फैसला है उस पे दो आरा, अभी अगर 9 मई पे हम सियासत करें तो ये ज्यादती नहीं है, अगर साइपर पे हम सियासत करें तो ये ज्यादती नहीं है। साइपर क्या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है? साइपर मेरे अफवाज पाकिस्तान पे, डिग्निटी पे, अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने पे वार नहीं है। अगर हम इन दो इश्यूज पे बात करें। सर देखें ना तंगी साहब, मेरी बात सुने, इससे पहले कि पंसौड़ा साहब की तरफ चलें, साइफर जब मामला आया था तो अल्लाह खुश रखे हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारी अफवाज पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बैठी, इमरान खान के वजीर आजम होते हुए भी बैठी और शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम होते हुए बैठी। क्या कहा था? और मैं बता रही हूँ उन्होंने क्या कहा था, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के मामलात में। अमरीकी सफीर को डिमार्श इशू किया, किया जी। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरफेरेंस थी जी। पाकिस्तान में अजीब एक वक्री बहस चल पड़ी कि जी साजिश है, मुदाखलत है। ये मैंने नहीं कहा था, ना आपने कहा था मलिहा, ना आपने कहा था, ना मैंने कहा था। उस साइपर के उस कागज के टुकड़े को अमेरिका, फिर बाजवा, फिर जरदारी साहब, फिर नकवी, ये मुझे बताएं कि यही वो साजिश है जो कि इमरान का पॉलिटिकल विजन बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कहा था कि देखिए एक साजिश होती है, एक मुदाहिलत है। हाँ, तो क्या अगर मुदाहिलत करे तो क्या मतलब कि इंडिया अफगानिस्तान, कल भी मतलब कि वहां पे जो हमारे तोरहम बाउंड्री पे वहां पे फायरिंग हो रही थी, तो एक तो ये है कि उसने तो कहा था कि मेरी हुकूमत खत्म करने में अमेरिका का हाथ है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, उसी बंदे ने कहा कि मेरी हुकूमत को जरदारी ने, बाजवा ने और फिर मुझसे नकवी ने खत्म किया है। इसमें जो मेरा तज्जिया ना जनाब, वो ये है कि बाहर अभी आप अमेरिका की सूरत हाल देखें, रिपब्लिकन अब तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की 2024 में जो हो रहा है अमेरिका में। डेमोक्रेट्स अपने वादों पर पूरे नहीं उतर सके, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, और इवन रिपब्लिकन्स उनकी वहां पे डिस्कस किया जा रहा है ऑफिशियल सतह पे उसी साइफर को कि आप क्यों किसी दूसरे, कभी सीरिया चले जाते हैं, कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, कभी पाकिस्तान, आप अपना मुल्क क्यों नहीं ठीक तरह चलाते? देखिए आपके बरतानिया में भी अदम एतमाद आ गया ना, वो चला गया अगर आपके पाकिस्तान में भी, आपके पाकिस्तान में अदम एतमाद आ गया, वो आए, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की, वहां पे फ्लैक्सेस लगाए। आपके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी और यूरोप कंट्रीज में पीटीआई के फ्लैक्सेस लगे आईएसआई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिन इदारों के जवान अपने खून से आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाते हैं, वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी करे वो गलत है, वो चाहे डॉन लीग्स हो जी, चाहे कोई भी पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात हो, जो अपनी अफवाज पाकिस्तान, अपनी आईएसआई, इनके खिलाफ अगर खड़ी हो तो ये गलत बात हमें है। सोचना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है। उन जमात के खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को खड़ा होना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान और आईएसआई को और सिक्योरिटी इदारों को कमजोर करते हैं। तंगी साहब, चूंकि वक्त की किल्लत है नाज़रीन, यहाँ पर वक्त, तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून। पंसोटा साहब, ब्रेक से पहले आप बहरामंद तंगी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। उनकी जो उन्होंने 1-2 पॉइंट्स, लीगल पॉइंट्स उठाए थे, जिस पे उन्होंने एक तो इलेक्शन के हवाले से बात की कि इलेक्शन कमीशन को ये अनाउंस करना चाहिए और प्रेसिडेंट साहब का ये मामला ही नहीं है। अब चूँकि वक्त की भी किल्लत है तो मेरा ख्याल है कि आप इसी को ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इस पॉइंट को। देखिए जी, पहली तो बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट है, बट ये आर्टिकल 45 में जो उनकी पावर है ये इन तमाम चीजों से मुबर्रा इंडिपेंडेंट है ये, और है भी फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जब आपने फेडरल पार्लियामेंट को आपने ऑफ कोर्स डिसॉल्व। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि जी आप बताएं कोई वोट नहीं दे सका और ये नहीं दे सके। उनको बताने का मकसद ये है कि वो आज यहाँ से वापस जाएं, साहब से मुलाकात करें जिन्होंने 18वीं तरमीम के टाइम पर तकारीर की हुई है, और बाकी लोगों की भी, कि जनाब ये वोट तस्लीम होगा ही नहीं कि ऐसा ये वोट हुआ है। ये जुडिशरी ने जब इसको फैसला दिया था तो उन्होंने लेजिस्लेटिव इंटेंट बताया था कि आपकी लेजिस्लेटिव इंटेंट ये थी। जुडिशरी ने खुद रिप्लेस नहीं की थी रीजनिंग, लेकिन वो आज ये कहा जाता है कि 63A की रीजनिंग देखें जी, वो जस्टिस साहब ने खुद अपनी रीजनिंग उसको रिप्लेस कर दिया। इट इज नॉट लाइक दैट, इट वाज द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ दैट पार्टी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त थी। इनकी डिबेट्स मौजूद है वहां पर। बाकी जहां तक वहां तक इसकी डिबेट की बात है अबाउट इलेक्शन डेट, वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पास चीजें बड़ी आया और क्लियर हैं। प्रेसिडेंट की पावर अंडर आर्टिकल 45 इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंड ही कैन गिव अ डेट फॉर द इलेक्शंस, ही मस्ट गिव दैट नाउ। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पंसोटा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। बहरामंद तंगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमने कोशिश की आज के मईशत से लेकर जो आइनी बहरान इस वक्त मुल्क में प्रिवेल कर रहा है कि किसी को भी अभी तक सर्टेनिटी के साथ पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होंगे, जो कि आइन में बड़ा कैटेगोरिकली दर्ज है कि 90 दिन के अंदर अंदर होंगे, अगर वक्त से पहले असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएं, और अगर वक्त अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके असेंबली जाती है तो ऑब्वियसली 60 दिन का टाइम होता है। लेकिन एक खुशाइन बात ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने अभी अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हमारी इसमें कोई से नहीं है, जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी हम बिल्कुल विल अबाइड बाय द लॉ। और ये आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें अगर कोई अहम ओहदे पर तैनात शख्स ये कहे कि हम आइन और कानून की पासदारी करेंगे, तो ये कहना भी मेरा ख्याल है कि बहुत आजकल बड़ी बात है, क्योंकि वो सियासी जमातें जो सारी ज़िंदगी जमहूरियत पे और आइन की बालादस्ती पे और वोट को इज़्ज़त दो और आइन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, इस किस्म के नारे, इस किस्म की तकरीरें हमें सुनाते रहे, लेक्चर देते रहे पाकिस्तानी अवाम को, आज वो उससे बिल्कुल उलट अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाय हुक और बाय क्रुक कुर्सी की लड़ाई है ख़वातीनो हज़रात, जो कि चैन नहीं लेने दे रही, मुल्क को दिवालिया की हद तक पहुंचा कर ये कुर्सी चैन नहीं लेने दे रही। सो ये कुर्सी की लड़ाई जो है, अब पाकिस्तानी अवाम इससे फेडअप है, तंग हो चुकी है, और पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इलेक्शन का एक दिन मुकर्रर किया जाए, वोट की ताकत से हमें अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको इख्तिदार में लाने दिया जाए ताकि हम उनका एहतसाब भी कर सकें। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल इंशाल्लाह रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।